नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। और लोकसभा 2019 को लेकर के लगातार विश्लेषण जारी है और आज का विषय कि एनडीए की तरफ से आज घोषणा कर दी गई कि किस सीट पर कौन से उम्मीदवार होंगे। और साथ में आपको बता दें कि 17-17-6 का फॉर्मूला तय किया गया था एनडीए की तरफ से। और क्या जातीय समीकरण है, बिहार में जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसको हम आसान भाषा में आपके सामने लेकर के आए हैं कि क्या समीकरण अपनाया है नेताओं ने, यानी कि एलजेपी, जदयू और बीजेपी ने। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार का क्या समीकरण दिख रहा आपको। देखिए, इस बार का समीकरण स्पष्ट है कि जदयू फिर से अपर हैंड में है और जदयू चाहती है कि फिर से बीजेपी को वही सवर्ण राजनीति का एक चेहरा बना के रख दिया जाए और जो मुख्यतः पिछड़े और दलित वोटर हैं वो जदयू के पाले में आ जाएं। आप इस समीकरण को इस लिहाज से देखिए कि इस बार राजपूत 7 उम्मीदवार उतारे गए हैं, 40 में 7 हैं राजपूत। अब इसमें से आप समझ लीजिए कि वो 7 में से कौन है। 5 बीजेपी ने उतारा है, 5 राजपूत अपने 17 में से 5 राजपूत बीजेपी ने उतारा है, 1 जदयू ने उतारा है और 1 एलजेपी ने उतारा है। समझ लीजिए कि इनका समीकरण क्या चल रहा है। अब यह इसी लिहाज से आप देखिए 6 सीट है दलितों की, मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6 सीट है और 6 सीट में से मात्र जदयू 2 सीट लड़ी है, एलजेपी 3 सीट लड़ रही है और 1 सीट पर लड़ने को मजबूर हो गई है, विवश हो गई है बीजेपी के खाते में मात्र 1 दलित सीट रह गई है। ये है सामाजिक समीकरण, नया सामाजिक समीकरण जो आगाज हुआ है। अब यही देख लीजिए कि आप अति पिछड़ा 7 अति पिछड़े उम्मीदवार उतारे गए हैं और फिर से अति पिछड़ा का चैंपियन बनने को तैयार हैं नीतीश कुमार। 7 में से 5 अति पिछड़ा उम्मीदवार नीतीश कुमार ने उतारे हैं अपनी पार्टी के सिंबल पर और वो जदयू के उम्मीदवार रहेंगे। मतलब 17 में से 5 जदयू के कुल 17 उम्मीदवारों में से 5 अति पिछड़ा उम्मीदवार है, मात्र 2 अति पिछड़ा उम्मीदवार कमल के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। अब ये इसी से समझ लीजिए कि यादव 5 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जदयू ने 2 उतारे हैं, बीजेपी मजबूरी में 3 यादव उम्मीदवारों को उतारा है, रामकृपाल यादव, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय। आप देख लीजिए कि मुसलमानों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। सिर्फ एक मुसलमान उतारे गए हैं, वह भी किशनगंज, जहां जदयू और किसी को उतार ही नहीं सकती थी। बीजेपी होता तो नॉन मुस्लिम ही उतारता, जैसा पिछली बार उतारा था। उसने दिलीप जायसवाल को पिछली बार उतारा था, लेकिन इस बार जदयू वहां महमूद अशरफ को बतौर मुस्लिम उम्मीदवार एकमात्र 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। आप इस बार भूमिहारों की हैसियत घटी है, एनडीए में भूमिहारों की संख्या बहुत घटी है। मात्र 3 भूमिहार उम्मीदवार उतारे गए हैं, 1 एलजेपी से, 1 जदयू से और 1 बीजेपी से गिरिराज सिंह। संभावना यह जताई जा रही है कि एलजेपी में मोल भाव चल रहा है। खगड़िया सीट पर भी संभव है कि एक भूमिहार उम्मीदवार आ जाए। डॉक्टर संजीव सिंह, परबत्ता के जदयू विधायक आरएन सिंह के बेटे, उनके लिए मोल भाव चल रहा है। सौदेबाजी अगर पक्की हो जाएगी तो उन्हें शायद सीटें मिल जाएगी। एलजेपी उस सीट को अपने उसका भाव ले रही है, क्या मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आधार पर वो तय करेगी। अब आप देखिए कि कुर्मी स्वाभाविक रूप से जदयू के खाते में है। जदयू ने 1 कुर्मी उम्मीदवार उतारा है, आपको भी पता है वह सीट नालंदा है और नालंदा से एकमात्र कुर्मी उम्मीदवार उतारे गए हैं, जो कि पहले भी से सांसद हैं, इस बार भी वही उतारे गए हैं। कायस्थ, एकमात्र कायस्थ किस पार्टी से होंगे यह भी आप समझ गए होंगे। रविशंकर प्रसाद हैं, पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप कुशवाहा 3 ही उम्मीदवार उतारे गए हैं और तीनों जदयू की ओर से उतारे गए हैं। जदयू का प्राथमिक जो सामाजिक समीकरण रहा है लव कुश का, मतलब कुशवाहा और कुर्मी का, और उसमें अति पिछड़ा और महादलित वो जोड़ते हैं। आप देखिए कि दलित में भी उन्होंने 2 जो उम्मीदवार उतारे हैं, गया से और वहाँ से गोपालगंज से। गया में मांझी उम्मीदवार हैं, गोपालगंज में मोची समुदाय के उम्मीदवार हैं।
तो कुल मिला के वैश्य 3 उम्मीदवार उतारे गए हैं। बीजेपी जो कि वैश्यों की पार्टी मानी जाती है, स्वाभाविक रूप से 2 वैश्यों को टिकट दिया है, 1 वैश्य को जदयू ने भी टिकट दिया है सीतामढ़ी से। तो कुल मिला के आप ये जो सामाजिक समीकरण देखते हैं तो यह सामाजिक समीकरण बताता है। हाँ, इसमें एक जो प्रमुख बात है वो बताना मैं भूल गया, वो है कि ब्राह्मण इस बार मात्र 2 हैं उम्मीदवार और वो दोनों बीजेपी से हैं। बक्सर और दरभंगा जदयू किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है और उनके लिए कह दिया है कि आपकी पार्टी बीजेपी है, आप बीजेपी से लड़ें, जदयू आपको टिकट नहीं देगी। तो क्या ये मजबूत समीकरण दिख रहा है? देखिए, ये एक समीकरण है कि 2020 की तैयारी का समीकरण है। जदयू फिर से अपने पुराने समर्थक वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहती है। वो समर्थक वर्ग है कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़ा, महादलित, और उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय का वोट मिल जाए, यही उनका जो मूल सामाजिक समीकरण है, उसकी ओर जदयू लौटना चाहती है। और बीजेपी को पुनः वह बड़ी पार्टी ना करके उनको सवर्ण और वैश्य की पार्टी बना के रखना चाहती है। पूरा आप सामाजिक समीकरण का विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि बीजेपी को वहीं तक सीमित करने की कोशिश जदयू की ओर से है। जहां तक लोजपा का है तो उसमें कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। लोजपा मतलब पूरी तरह से पार्टी है वह परिवार की, उसमें 6 सीट है, 6 सीट में से 3 सीट लोजपा ने अपने परिवार में दिया है। रामविलास पासवान नहीं लड़ रहे हैं तो उनके भाई पशुपति कुमार पारस लड़ रहे हैं। पशुपति कुमार पारस को किस खूबी पर टिकट मिला है यह राम जाने, क्योंकि पशुपति कुमार पारस लगातार 2 बार, अब देखिए ये भाई होने का क्या ही उनको इनाम मिला है, लगातार 2 बार अलौली से बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। 2010 में, 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है, विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया है, और इस बार भाई के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में टिकट भी दे दिया गया है हाजीपुर से। अब उनके एक भाई जो कभी क्षेत्र न जाते हैं न क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं, समस्तीपुर से सांसद हैं रामचंद्र पासवान, सदन में भी उनका कभी मुंह खुलता नहीं है, वह फिर से समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं लोजपा की ओर से। और उनके एक बेटे जो बहुत मतलब 5 स्टार कल्चर के नेता हैं, जो अपने पिता से भी आगे हैं, वो हैं चिराग पासवान, वो जमुई से उम्मीदवार हैं। 3 सीट अब पता चल गया, 1 सीट उनके बाहुबली सजा याफ्ता पूर्व सांसद सूरजभान के भाई को दिया गया है। चर्चा थी कि उनकी पत्नी को मिलेगा, लेकिन उनकी पत्नी के बजाय उनके भाई को दिया गया। 1 सीट फिर से मोल भाव बहुत जबरदस्त चला, राजनीतिक मोल तोल चला, और उसके आधार पर वो सीट वैशाली जदयू के, अब गौर करने वाली है बात है कि जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह की पत्नी पूर्व विधायक बीना देवी को दे दिया गया है। अब आखिरी सीट बची है खगड़िया, जो वह तय करेंगे। अब महबूब अली कैसर ज्यादा मोल भाव करने में कामयाब होते हैं या जो एक नए दावेदार आए हैं जदयू के विधायक आर्यन सिंह के बेटे डॉक्टर संजीव, वो कामयाब होते हैं, और भी कुछ लोग दावेदारी जता रहे हैं। देखिए उसका फैसला। मुस्लिम की इतनी कम आपको हिस्सेदारी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका तो एक तो बीजेपी से अपेक्षा नहीं थी, बीजेपी से पहले ही तय हो गया था कि जो भागलपुर सीट है जो शाहनवाज को मिल सकती थी, वो सीट शाहनवाज की वो सीट जदयू को के खाते में दे दी गई, तो वो सीट चली गई। तो बीजेपी से तो कोई उम्मीद थी नहीं, खास करके न अल्पसंख्यक समुदाय को थी और न ही कोई किसी विश्लेषक को थी कि बीजेपी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देगी। अब बच गई जदयू के। जदयू से अपेक्षा थी कि कम से कम वो 2 उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन जदयू ने भी देखा कि अब मुसलमान मोदी के रहते तो हमारी ओर आएंगे नहीं, इसलिए वो रिस्क लेने को तैयार नहीं हुआ। और लोजपा तो महबूब अली कैसर से अगर मोल भाव संभव हो गया तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लोजपा का भी अब मोह बहुत मुस्लिम मतदाताओं के प्रति है नहीं, तो ये इस लिहाज से उनको, उनके नजरिए में यह है ही नहीं कि हमको मुसलमान वोट देंगे, इसलिए उनको मुसलमानों से को उन्होंने एक तरह से दरकिनार कर दिया। जबकि यह वही लोजपा है जो दावा करती थी कि हमको बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना है। यही नीतीश कुमार हैं जो पसमानदा मुसलमानों की बात करते थे। आज उनकी नज़र में कोई पसमानदा मुसलमान को आगे लाने की उनको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। तो अति पिछड़ा को साथ, यानी कि 2020 को लेकर के जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार फिर से अभी से रेडी कर रहे हैं। देखिए आप यह देखते होंगे कि एक बिहार में एक लालू के वोट बैंक का एक बहुत बड़ा
दिमाग पर असर रहता है कि लालू का 17% मुसलमान, 12% यादव, 29% का एक बड़ा वोट बैंक है। ये एक मिथक है। लालू जब भी जीतते हैं एक कम्बिनेशन में जीतते हैं, जब उनका कम्बिनेशन मजबूत होता है, क्योंकि 29% भी जीरो हो जाएगा। अगर सामने वाले को 31% आ जाएगा तो 29% जीरो हो जाएगा, इसलिए उसका जीरो परिणाम होगा। अगर हमें 29% आ जाए और हमारे विरोधी को 31% आ जाए तो हमारा 29% भी बेकार है। वही लालू जी के साथ भी है कि उनका 29% भी बेकार हो जाता है जब उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इस बार कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, वो भी विफल है। लेकिन जदयू उसी कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए एक नया कॉम्बिनेशन लेकर आई, वह अति पिछड़ा और महादलित का, और उसने मुसलमानों को भी तोड़ने की कोशिश की, पसमानदा मुसलमान की राजनीति करके पसमानदा मुसलमानों को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत सफल नहीं हो पाए। कुछ थोड़ा बहुत मिला लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन अति पिछड़ा उनका मजबूत वोट बैंक बना। उन्होंने जिस तरह से पंचायत चुनाव में, स्थानीय निकाय में अति पिछड़ा को एकल पदों पर आरक्षण दिया, जिस तरह से वो मुखिया बने, महापौर बने, मेयर बने, जिला परिषद अध्यक्ष बने, तो इससे अति पिछड़ा में समाज में जो बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो नहीं जीत पाते थे क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, वो बहुत सारी जातियों में बटे हैं। अब जैसे नाई है, नाई की संख्या बहुत कम होती है, तो नाई कहीं से तो बन नहीं सकते थे, लेकिन अति पिछड़ा कोटा में वो कहीं मुखिया बन गए, कहीं वो जिला परिषद अध्यक्ष बन गए, कहीं कोई मेयर बन गया। तो इस तरह की जो अति पिछड़ी बहुत सारी जातियां हैं उसमें एक सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, सत्ता उन्हें मिली और उन्हें लगा कि यह मुझे नीतीश कुमार की वजह से मिली, तो वो नीतीश कुमार के पीछे लामबंद हुए। ये बीजेपी इनको यह तोड़ने में पिछली बार सफल हो गई थी। इस बार फिर से नीतीश कुमार उसको अपने पाले में लाने की कोशिश में है और फिर से राजद को पीछे करने में अति पिछड़ों के सहयोग से राजद। तो ये थी तमाम जानकारी। आज एनडीए के सीट घोषणा पे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई और उस पर ये तमाम जानकारी हमने आपको दी कि क्या जातीय समीकरण है। खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब करना मत भूलें।